आज मैं कक्षा 5वीं को उनका 12वां पाठ गुरु और चेला पढ़ाने जा रही हूँ। ये सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही हास्यास्पद कविता है, जिसमें हंसी मजाक के माध्यम से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी गई है कि बुद्धि का सही उपयोग अगर हम करेंगे अपनी विद्या और बुद्धि के माध्यम से, हम किसी भी विकट से विकट, विषम से विषम परिस्थिति का भी सामना कर सकते हैं और बचकर निकल सकते हैं। और संगति अच्छी होनी चाहिए। हमें लोभ कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ से ही कोई ना कोई पाप हम करते हैं और उस पाप से हमारी मृत्यु तक हो सकती है। तो निर्लोभ होकर, सदाचारी होकर हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए, ताकि अगर हमारा अच्छा होता है तभी हम जाकर किसी और का अच्छा कर सकते हैं। यदि हम मुसीबत में पड़ गए और हमारा ही अंत हो गया तो हमारे देखे गए सारे सपने अधूरे रह जाएंगे और हम ना ही अपनों का बल्कि दूसरों का भी कोई उपकार नहीं कर पाएंगे आगे आने वाले समय में। तो ये कविता सोहनलाल द्विवेदी ने लिखी है। उल्टी हुई स्थिति का मज़ा हम इस कविता में देख सकते हैं कि यहाँ स्थिति बिल्कुल उलट गई है। ये एक ऐसी अंधेर नगरी की कहानी है, मतलब कविता के माध्यम से एक पूरे कहानी को दर्शाया गया है। एक ऐसी अंधेर नगरी है जहाँ का राजा एकदम चौपट राजा है, ठीक है, जहाँ हर चीज़ एक जैसी कीमत पर बिकती है, चाहे वो कितनी भी बेशकीमती चीज़ क्यों ना हो, वो और कोई भी मामूली चीज़ एक ही दाम पर बिकती है। ऐसी नगरी में एक गुरु और एक चेला अचानक पहुंच जाता है। शुरू में चेले को बहुत अच्छा लगता है, परंतु बाद में वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में बुरी तरह से फंस जाता है, जब उसकी रक्षा अंततः उसका गुरु ही कर पाता है अपनी बुद्धि के माध्यम से। तो अंत में एक अनोखी स्थिति बन जाती है और वे दोनों ही बच जाते हैं। इस कविता की भाषा पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ शब्दों का और मुहावरों का प्रयोग बहुत अच्छी तरह किया गया है, ताकि हम इस कविता के भीतर छिपी हंसी को पहचान सकें और इस हंसी से और इस हास्यास्पद कविता से एक शिक्षा ग्रहण कर सकें। चलिए आइए हम कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं एक एक पंक्ति को। तो ये है पाठ 12, गुरु और चेला। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था न धेला। यानी गुरु और उसका शिष्य घूमने चले पर उनके पास एक भी धेला यानी एक भी पैसा नहीं था। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें, चमाचम थी डगरी। यानी अचानक चलते चलते उन्हें एक अच्छी सी नगरी मिली, जहाँ की सड़कें बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरी चमकदार थी और डगरी यानी रास्ता भी काफ़ी सुंदर था। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, वहाँ उन्हें ग्वालिन मिली, ठीक है, ग्वालिन यानी ग्वाला का स्त्रीलिंग। और उसने अपने शीश पर यानी सिर पर एक मटका लिया हुआ था, गगरी यानी मटका या घड़ा। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ना भगड़ी। गुरु ने ग्वालिन से कहा कि अरे तू इतनी तेज मत भाग, तुझसे कुछ बातें करनी है, ज़रा रुक जा। बता कौन नगरी, बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। यानी जाते जाते बताती जा कि इस नगरी का नाम क्या है और यहाँ के राजा का नाम क्या है, जिसके सुयश के कारण, प्रसिद्धि के कारण यहाँ जिसके प्रसिद्धि का बाजा बजता है, हमेशा जयगान यश गान होता है। कौन है यहाँ का राजा? कहाँ बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। ये अंधेर नगरी है अनबुझ राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। अब ग्वालिन ने गुरु को पंडित महाराज कहा, क्योंकि ज़्यादातर गुरु जो हैं वो पंडित होते हैं, ज्ञानी होते हैं, विद्वान, और उनको महाराज कहकर उनका संबोधन किया। पधारे भले हो यहाँ आज पंडित,
यानी अच्छा हुआ आज तुम यहाँ पधारे, यहाँ आ गए। ये अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा अनबुझ यानी नासमझ राजा है, मूर्ख राजा है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ टके सेर के भाव मिलती है। यानी 1 टका में 1 सेर भाजी मिलती है, भाजी यानी साग सब्जियाँ, और टके सेर खाजा और मिठाइयाँ भी टके सेर मिलती हैं। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है, न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। गुरु ने कहा कि मुझे नहीं जान देना अपना, मुझे मुसीबत मोल नहीं लेना है, क्योंकि ये तो अंधेर नगरी है, पता नहीं कौन क्षण में यानी किस क्षण में, कौन से समय में मुसीबत आ जाए, अंधेर हो जाए, अन्याय हो जाए, इसलिए यहाँ रहना ठीक नहीं लगता। मेरे मन में आशंका जाग रही है। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। गुरु ने कहा पर चेला ने उसकी बात नहीं मानी। चेले ने उसकी बात, गुरु की बात को नज़रअंदाज कर दिया। गुरु को विवश होकर लौट जाना पड़ा, परंतु गुरु जी तो चले गए, चेला वहीं पर रह गया। और वो मोटा था, काफ़ी पेटू था, इसीलिए सोचता रहा कि पता नहीं गुरु जी क्यों चले गए। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला। टके सेर हल्दी, टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी, टके सेर खीरा। हाट यानी बड़े बाज़ार में जब वो चेला गया तो उसे सब कुछ देखकर बड़ा अजीब सा लगा। अजब रेल पेला था वहाँ, धक्कम धक्की भीड़ थी। सब लोग टके सेर में हल्दी, जीरा, ककड़ी, खीरा वगैरह खरीद रहे थे। सभी का दाम एक ही था। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज़ उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताज़ा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। अब चेले ने टके सेर से जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, रबड़ी मलाई वगैरह, बहुत उड़ाई यानी बहुत खाए। अब आगे का हाल सुनो ताज़ा ताज़ा, कि नगरी का नाम था अंधेर नगरी और राजा था अनबुझ राजा। बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल, चमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। यानी अचानक से बरसात का मौसम आया, पानी बरसने लगा, बिजली चमकने लगी। बरसात के मौसम में बिजली धमकने लगी, ज़ोर ज़ोर से बादल गरजते थे, बिजली झमकती थी। बरसात बहुत ज़्यादा मूसलधार होती थी, गहरी बरसात, बिजली झमकती थी, धमकती थी। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, अचानक राज्य की एक भारी सी बड़ी सी दीवार गिर गई। जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी, और राजा अपनी सवारी लिए तुरंत वहाँ हाजिर हो गए। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, और राजा ने अपने संतरी यानी सैनिक को बुलाया झपट कर, और डपट यानी डांट कर। गिरी क्यों ये दीवार, किसने गिराया? उसने संतरी से पूछा। कहा संतरी ने, महाराज साहब, न इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य। संतरी ने कहा, महाराज साहब, इसमें मेरी कोई खता नहीं है, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। ये दीवार कमज़ोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, ये ना मोटी घनी थी। यानी ये दीवार बहुत कमज़ोर ही बनी थी, इसीलिए बरसात में गिर गई, क्योंकि ये मोटी नहीं थी, घनी नहीं थी। खता कारीगर की, महाराज साहब, न इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य। यानी जिसने दीवार बनाया उस कारीगर की खता है, राजमिस्त्री की खता है, ठीक है, मैसन। इसमें मेरी कोई खता या मेरा कोई कर्तव्य नहीं। बुलाया गया कारीगर, झट वहाँ पर बिठाया गया कारीगर, झट वहाँ पर कारीगर को बुलाकर वहाँ बिठाया गया। कहा राजा ने, कारीगर को सज़ा दो, खता इसकी है, आज इसको कज़ा दो। कज़ा यानी खता का माशूल उसको देना पड़ेगा, कीमत। कहा कारीगर ने, ज़रा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ नहीं मेरी। अब कारीगर ने भी कहा कि
बिल्कुल देर न होने दी और उसने कहा, महाराज इसमें मेरी कोई खता नहीं है, ये भिष्टी की गलती, ये उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की ये गफलत। कहा राजा ने, जल्द भिष्टी बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। यानी जिसने पानी मिलाया है उस भिष्टी की ही गलती है, क्योंकि जो गाढ़ा दीवार में डाला गया था उसको घोलते समय कुछ ज़्यादा पानी गिर गया, इसलिए वो गाढ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा पतला हो गया और उसी की गफलत की वजह से, उसी की शरारत की वजह से आज ये हाल हो गया दीवार का। राजा ने जल्दी से भिष्टी को बुलाने का आदेश दिया और कहा कि उसे पकड़कर जल्दी से फांसी पर चढ़ाओ। चला आया भिष्टी, हुई कुछ न देरी, कहा उसने, इसमें खता कुछ न मेरी, ये गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया। अब भिष्टी ने कहा कि मैं तो पानी देने वाला हूँ, ये रहा भिष्टी। उसने कहा, मेरे पास जो मशक है, यानी किसी भी जानवर के चमड़े से बना ये जो थैला है पानी रखने का, ये मशक जो बनाता है ये गलती उसकी है, क्योंकि मशक बड़ा है, इसमें ज़्यादा पानी समाता है, इसलिए मैंने ज़्यादा पानी गाढ़ा में डाल दिया और गाढ़ा पतला हो गया। मशक वाला आया, यानी मशक वाले को बुलाया गया। हुई कुछ न देरी, कहा उसने, इसमें खता कुछ न मेरी, ये मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की हिकमत। यानी ये मंत्री की ही गफलत है, उसकी ही शरारत है, या इसमें मेरी कोई खता नहीं है। कैसे मंत्री की खता है? बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती ना मेरी, ये गलती बिरानी। यानी ये गलती किसी और की है, ये मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मंत्री ने मुझे बड़ा जानवर का एक चमड़ा दिलवाया था, तो मैंने बड़ा सा मशक बना दिया, मैंने थोड़ा सा भी चमड़ा चोरी नहीं की, इसलिए उस मशक में खूब सारा पानी भरता है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब राजा ने, है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। अब मंत्री को बुलवाया गया और उसे फांसी लगवाने के लिए जल्लाद फांसी के तख्ते पर ले गया। फौरन उसको फांसी दिलवानी थी, मगर मंत्री था इतना दुबला पतला, दुबला दिखता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। यानी मंत्री इतना दुबला दिखता था कि उसके गर्दन में फांसी का फंदा नहीं अट रहा था। कहा राजा ने, जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। अब राजा ने कहा, जिसकी गर्दन मोटी है, ऐसी मोटी गर्दन वाले किसी को बुलाओ और उसे पकड़कर फांसी दी जाए। अब चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। संतरी जब मोटी गर्दन वाला आदमी ढूंढ रहा था, उसी समय चेला दनादन बैठकर हलवा खा रहा था, वो था मोटा। कहा संतरी ने, चले या फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। अब मंत्री ने यानी संतरी ने चेले से कहा कि महाराज ने आपको न्योता भेजा है, आप फौरन मेरे साथ चलिए। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला, यानी राजा का न्योता है, आज तो खूब जमकर खाऊंगा। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहाँ तो जुड़ा था अजब एक मेला। जब वो पहुंचा तब उसने समझा कि कितनी बड़े झमेले में वो फंस गया है, अजब ही मेला लगा हुआ है। ये मोटी है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने, इसको फांसी चढ़ाओ। राजा ने उसे देखते ही कहा, ये तो मोटा है, मोटी गर्दन वाला, उसको फांसी पर चढ़ाया जाए। कहा चेले ने, कुछ खता तो बताओ। कहा राजा ने, चुप, ना बक बक मचाओ। चेले ने पूछा राजा जी से कि मेरी खता क्या है, मैंने क्या गलती कर दी? पर राजा ने उसे चुप कहकर कहा कि अब बक बक बिल्कुल मत करो। मगर था ना बुद्धू, था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। यानी मैं पहले अपने गुरुजी के दर्शन करना चाहता हूँ, बाद में चाहे मुझे तुम लोग फांसी पर चढ़ा देना। गुरुजी बुलाए गए झट वहाँ पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। गुरुजी को बुलाया गया, चेला उन्हें देखकर रोने लगा। गुरुजी ने चेले के कान में कुछ कहा और तुरंत उसे सबको कहने के लिए कहा। अब झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला,
मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। अचानक गुरु और चेले में झगड़ा शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे को धक्का मारने लगे। गुरु ने कहा, फांसी पर मैं चढ़ूंगा। कहा चेले ने, फांसी पर मैं मरूंगा। अब गुरु और चेले में किस बात पर लड़ाई हो रही थी कि कौन फांसी पर चढ़ेगा। गुरु कह रहा था मैं फांसी पर चढ़ूंगा, चेला कह रहा था मैं फांसी पर चढ़ूंगा। पता नहीं ऐसा क्या हो गया। राजा को, मंत्रियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हटाए ना हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए ना छुटते लड़े ऐसे दोनों। बढ़े राजा फौरन, कहा बात क्या है। गुरु ने बताया करामात क्या है। अब वे लोग इतना लड़ रहे थे कि उनको हटाए नहीं हटा जा रहे थे, अड़ गए थे एक दूसरे में, छुटाए नहीं छुटते थे, इतने लड़ रहे थे। तब आगे बढ़कर राजा ने उनसे पूछा कि बात क्या है। तब गुरु ने करामात की बात बताई। गुरु ने बताया, चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसा ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, ये संसार का छत्र उस पर तनेगा। यानी आज जो फांसी पर चढ़ेगा, आज का मुहूर्त इतना ज़्यादा शुभ है कि जो आज फांसी पर चढ़ेगा वो अगले जन्म में राजा नहीं बल्कि चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और पूरा संसार का छत्र उस पर तनेगा। यानी वो संसार का राजाधिराज बन जाएगा, सारे संसार को जीत लेगा। कहा राजा ने बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं। कहा राजा ने, फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। अब राजा ने पूछा गुरु से, क्या सचमुच यही बात है। गुरु ने कहा कि गुरु का बात कभी झूठ नहीं होता। तब राजा ने कहा कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा और इसी दम मैं ही फांसी पर टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। अब इसी तरह से जो राजा है वो फांसी पर चढ़ गया। खूब बाजे बजने लगे क्योंकि सारी प्रजा, यहाँ तक कि राजमहल के सभी सदस्य, प्रजाएं, सभासद सभी खुश थे। प्रजा खुश हो गई जब मूर्ख राजा मर गया। खूब बाजे बजने लगाए, सब लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देने लगे क्योंकि ये अंधेर नगरी थी और यहाँ का राजा अनबुझ था, जिसका मर जाना ही अच्छा था। क्योंकि जब तक ये नासमझ मूर्ख राजा नहीं मरता, ये अंधेर नगरी फिर से अच्छी नगरी नहीं बन पाती। तो ये था आज की ये थी कविता गुरु और चेला। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।